किसी को स्टेशन भिजवा दो जी, लखनऊ वाली बुआ की ट्रेन आने ही वाली होगी। नहीं तो आते ही कहेंगी कि रामलाल, तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि बुआ को लेने स्टेशन आ जाता या किसी को भेज ही देता। मेरी पत्नी सुजाता ने बड़े ही मजाकिया ढंग से शादी के अनगिनत कामों के बीच मुझे एक जरूरी काम याद दिलाया, तो मैंने जल्द ही किसी को बुआ को स्टेशन लेने के लिए भेज दिया। अच्छा, वो बारातियों के गिफ्ट्स देख लिए ना तुमने? ठीक है ना? मैंने सुजाता से पूछा, तो उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए अपने दूसरे हाथ से एक गर्म चाय की कप मेरे हाथों में थमा दी। 2 पल को सांस तो ले लो जी, सब बढ़िया है, हम हमारे हिसाब से सब अच्छा ही कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत 19-20 हो जाएगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा। पहले आप शांति से बैठकर चाय पी लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। देख लेना, ऊपर वाले की कृपा से सभी काम बड़े अच्छे से संपन्न होंगे। हाँ, सुजाता कह तो सही रही थी, पर बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा पिता कभी चैन से बैठा देखा है क्या? तो मैं भी चैन से कैसे बैठ सकता था भला? और सुजाता को भी कहाँ चैन था। 2 पल भी एक जगह न ठहरती, कभी उसे ये काम याद आता तो कभी उसे वो काम याद आता। खैर, हम दोनों ही बड़े उत्साहित और साथ में कुछ चिंतित भी थे। अब हमारी छोटी बिटिया प्रिया का विवाह जो था, शादी की सब तैयारियां लगभग हो चुकी थी। मैरिज हॉल की बुकिंग, रिश्तेदारों को दिए जाने वाले उपहार, बारातियों के स्वागत का इंतजाम, बर्तन, गहने, कपड़े इत्यादि की खरीदारी सब हो चुकी थी। शादी की तैयारियां मैंने अपने सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हमारे लिए आखिरी बड़ा खर्चा था। पहले एक बड़ी बेटी की शादी तो मैंने फिर भी पिछली वाली बेटी यानी कि छोटी बेटी के लिए सोचा था, मगर अब सिर्फ प्रिया ही थी, इसलिए प्रिया के विवाह में मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता था। सुजाता अक्सर शादी के बढ़ते हुए खर्चों में मेरा हाथ खींचने को कहती, पर ब्याह के हर्ष उल्लास में मैं कहाँ ब्याह से इतर भविष्य के खर्चों के लिए सोचता। ब्याह को अब केवल 6 दिन ही रह गए थे, तभी प्रिया के होने वाले ससुर जी का कॉल आया। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं? हो गई शादी की सारी तैयारियां? जी नमस्कार। यूँ तो सारी तैयारियां हो गई हैं, पर तैयारियों का क्या है भाई साहब, शादी वाले दिन तक चलती रहती हैं। सही कह रहे हैं आप रामलाल जी, उन्होंने ठहाका मारते हुए कहा। रामलाल जी, एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए भाई साहब, मैंने कुछ चिंतित पर विनम्र भाव से कहा। जरा खाने पीने का इंतजाम तगड़ा कर लीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ खाने पीने के सब बड़े शौकीन हैं। मीठे में आपने 2 ही चीज़ें रखवाई है ना, उन्हें बढ़ाकर 5 कर दें, और स्टार्टर्स भी कम से कम 5-7 तो कर ही दें। जी भाई साहब, सब हो जाएगा। मैंने उन्हें हाँ तो कह दिया, पर 2 मिनट को शादी के बढ़ते हुए बजट ने उन जनवरी की सर्द दोपहरी में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलका दी। ब्यूटी पार्लर से लौटी मेरी प्रिया झट से मेरे मन को भाप गई। कुछ डिमांड की क्या पापा? राहुल के पापा ने। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैंने बात को टालते हुए उसके चेहरे का नूर देखकर कहा, अरे वाह, चांद सी चमक रही है हमारी बिटिया रानी। पार्लर जाकर तो तेरा चेहरा और भी खिल उठा। अपनी माँ को भी ले जाती, वो भी थोड़ा यंग दिखने लगती। मैंने अपने बगल में बैठी प्रिया की माँ सुजाता को कोहनी मारते हुए छेड़ा। पापा, आप बात मत घुमाओ, बोलो जल्दी। क्या बोले राहुल के पापा? खाने के कुछ आइटम बढ़ाने को कहा है। लाख इशारे करने पर भी सुजाता ने अपना मुंह प्रिया के सामने खोल ही दिया। आखिर उसका डर भी तो जायज़ था, बुढ़ापे में ही तो सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, और मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने लगा था। आप अब एक भी खाने का आइटम नहीं बढ़ाएंगे पापा? उसने मुझे बिल्कुल ऐसे डांटा जैसे मैं कभी छोटी सी प्रिया को डांटा करता था। अब एक भी और चॉकलेट नहीं प्रिया, वरना दांत सड़ जाएंगे। आपकी बेटी नौकरी करती है पापा, और राहुल भी इन बातों के खिलाफ है। मुझे दहेज लेने वालों के यहाँ नहीं जाना पापा। आप ही तो कहते हो कि दहेज बहुत बुरी प्रथा है, और फिर आप आज ही इस बात का समर्थन करने लगे। नहीं बेटा, यह सब दहेज नहीं होता। उन्होंने तो दहेज की बात ही नहीं की। तू इन सब बातों में मत पड़, अंदर जाकर अपना नया लहंगा देख कर आ। मैं अभी अभी तेरी माँ के साथ जाकर लाया हूँ, बिल्कुल तेरे मन मुताबिक है, जरी वाला सुनहरा और सुर्ख लाल। प्रिया मुँह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं प्रिया का गुस्सा समझ रहा था, पर राहुल जैसा लड़का मिलना आसान भी नहीं था। राहुल बेहद सभ्य, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ। अपनी मुलाकात में ही उसने साफ कर दिया था कि वह सिर्फ प्रिया को चाहता है और कुछ नहीं। दहेज जैसी बातों से तो वो कोसों दूर है। वैसे राहुल के पापा ने भी कोई ऐसी खास मांग नहीं की थी। बारातियों का अच्छा स्वागत, उनके उपहार, ये सब थोड़ा दहेज थोड़ी होता है। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि बस शादी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी नाक ऊंची बनी रहे। अब इसका अर्थ आप जो चाहे निकाल सकते हैं। खैर, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि पिछली एक बेटी की शादी की तरह यह दूसरी शादी भी मैं बड़े अच्छे से संपन्न कर लूँगा। 2 बेटियां हैं, कैसे ब्याहेंगे? 2 लड़कियों के बाप हो,
जरा 4 पैसे बचा कर चलो। इस तरह के ताने लंबे समय से सुनता रहा था मैं, पर कभी भी इस तरह की बातों को दिल पर नहीं लिया। पर आज थोड़ा परेशान था। मेरा बड़ा दामाद मदद के लिए तैयार था, यहाँ तक कि होने वाले दूसरे नंबर के दामाद राहुल ने भी बार बार पूछा, पापा जी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मदद हो तो कर दूं। पर मैं अब तक सब अपने बलबूते पर करता आया था, सो अब भी मुझे विश्वास था कि मुझसे सब हो जाएगा। मैरिज हॉल सज चुका था। प्रिया दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुजाता कुछ परेशान थी। वो बार बार एक एक जगह जाकर सारे इंतजामों को देखकर तसल्ली कर रही थी। मैं तमाम कामों के बीच मीठे के आइटम बढ़वाना और स्टार्टर्स बढ़वाना भूल गया था। बारात को समय था और मेरे मेहमान शादी की तैयारियां देखकर खुश हो रहे थे। वाह, एक अध्यापक भी इतने ठाट बाट से 2 बेटियों का विवाह कर सकता है भला। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है रामलाल जी। मेरे स्कूल की एक अध्यापिका जी ने मुझसे कहा। सही बात कह रही हैं आप मैडम। रामलाल जी का जैसा नाम है वैसा ही काम है। कहीं भी वे कंजूसी नहीं करते। इन्होंने न जाने कितने ही गरीब बच्चों की फीस कितनी ही बार जमा की होगी। सच ही तो है, कर्म लौट कर जरूर आता है। बस ये सब आपके उन्हीं अच्छे कर्मों का नतीजा है रामलाल जी। इस बार स्कूल के प्रिंसिपल साहब मेरी तारीफ कर रहे थे। देखते देखते बैंड बाजे के साथ बारात आ गई। स्वागत सत्कार के बाद जैसे ही स्टार्टर शुरू हुआ, मुझे तुरंत समझी की बात याद आ गई। रामलाल जी, खाने पीने का विशेष इंतजाम कर लीजिएगा और स्टार्टर्स मीठे में आइटम बढ़ा दीजिएगा। अब एक बार फिर सर्द हवा में मेरे माथे पे पसीने की बूंदें छलकी। बारात आने से पहले सब एक बार ठीक से चेक कर लो रामलाल, क्योंकि लाख ध्यान से एक एक काम करो पर शादी के कामों में कुछ ना कुछ जरूरी काम छूट ही जाते हैं। लखनऊ वाली बुआ ने अभी अभी मेरे कानों में अपने यह अनुभवी शब्द डाले थे, पर तब क्यों मुझे यह जरूरी काम याद नहीं आया। अब इतनी जल्दी क्या करूं? हैरान परेशान सा कुछ सोच ही रहा था कि मैं अपने सामने यह सब देखकर दंग रह गया कि मेहमानों को 20-20 स्टार्टर्स परोसे जा रहे थे। मैं ये सब देखकर बड़ा अचंभित था। मैं भागा भागा कैटरिंग वाले के पास गया तो वह करीबन 10 तरह की मिठाइयों का स्टॉल लगवा रहा था। मैंने तत्काल उसे रोका। नहीं नहीं भाई, बस 4 मिठाइयाँ ही रखो, मेरा इतना बजट नहीं है। बहुत बजट है आपका सर। व्हाइट शर्ट में दुबला पतला सा हैंडसम सा लड़का यह कहते हुए मेरे पैर छूने को झुका तो मैं कुछ पीछे हटता सा बरबस उससे पूछ बैठा, आप कौन? आपका वही जलेबी वाला सोनू जो फीस के बदले हमेशा आपको अपने पापा की दुकान की रस में डूबी वो जलेबियाँ दे जाता था। शायद आप भूल गए होंगे मुझे सर, अपने इस पुराने स्टूडेंट को, और मुझे आपकी अपने ऊपर की हुई एक एक कृपा याद है। आप ना होते तो मैं कैसे आगे बढ़ पाता। मैं उसका चेहरा उस छोटे से जलेबी वाले सोनू से मिलाने लगा तो जैसे सालों बाद उसकी वो चाशनी में डूबी जलेबियों का स्वाद फिर से मेरे मुंह में घुल गया। आप जो कहें उसका स्टॉल लग जाएगा सर, और आप जितने चाहें उतने पैसे दे देना सर। होटल के इस छोटे से मालिक यानी मेरे लिए सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफ़ी होगा। जैसे कभी स्कूल फीस के बदले आपके लिए मेरी लाई वो जलेबियाँ ही काफ़ी हुआ करती थी। सोनू की बात सुनकर बरबस मेरी आंखें सजल हो उठी और फिर से मेरे कानों में लखनऊ वाली बड़ी बुआ की कहीं एक और अनुभवी बात आकर ठहर गई। रामलाल, शादी ब्याह में देने वाले बंद लिफाफे वाला गुप्त व्यवहार हो या जीवन में किया जाने वाला खुला व्यवहार, एक दिन वापस जरूर आता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।